नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बयानबाजियों का दौर जारी है। सभी दल एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी की भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई है। सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर हर दल अपने अपने चुनावी मिशन में जुटे हुए हैं। सभी दल एक दूसरे पर निशाना साधने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जहां बीजेपी चुनाव में हैट्रिक लगाने की बातें कर रही है, वहीं कांग्रेस प्रदेश सरकार को अल्पमत में बता रही है। कांग्रेस ने जेजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि जेजेपी बीजेपी की बी टीम है। जेजेपी से गठबंधन करने वाली पार्टी का भी नाश होगा। पहले कहा था सरकार अल्पमत में, सरकार को कोई संवैधानिक अधिकार ही नहीं है सत्ता में बने रहने का। हरियाणा में हमारी मांग है तुरंत चुनाव कराएं, क्योंकि पहले ये आपने देखा होगा 3 विधायकों ने पहले साथ छोड़ दिया था, एक ने आज की खबर आ रही है। तो ये अल्पमत में आ चुके, गठबंधन पहले ही इनका टूट चुका है। मुकाबले कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबला है। बाकी तो इन दोनों, ये जो जेजेपी और आईएनएलडी है, जो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के इशारे के बिना कुछ करती नहीं है दोनों पार्टियां, इसीलिए आज इनका राजनीतिक जो बेस है वो ख़त्म हो गया। इनका मुकाबला चल रहा है नोटा से। और अब जो है प्रदेश की राजनीति में लोग समझते हैं कि कई गठबंधन भाजपा के इशारे पे विपक्ष की वोट को काटने के लिए, भाजपा के इशारे से विपक्ष की वोट को काटने के लिए कई गठबंधन किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के वोट काटू गठबंधनों को प्रदेश की जनता तरजीह नहीं देगी। नाश्ते होगा अगर इन्हें लेंगे तो इन्हें कौन लेगा? रिजेक्टेड सौदा यार, इन्हें कौन लेगा? इधर आम आदमी पार्टी की भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये आग्रह किया कि आप हरियाणा में क्यों नहीं आते। हम हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। जो भी आया उसने लूटा। तो हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये भी अपने आप में मान महसूस होता है कि हमारा बंदा दिल्ली जाके और पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। तो इस हरियाणा के इस लॉन्चिंग का आज पहला दिन है। आपके पीछे भी लिखा हुआ है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप और चुनावी वादों और दावों के बीच कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि इन बयानबाजियों के बीच कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ेगी। जनता किस तरह से इन चुनावी दावों को, इन वादों को देख रही है। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और रजवंत डहिनवाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है इनेलो के। अब से कुछ ही देर में मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता और जेजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस में होगा। आप अन्य दलों को सिर्फ महज एक वोट काटू पार्टी के तौर पर देख रहे हैं, या फिर बीजेपी की बी टीम के तौर पर? दृष्टि जी, आपको, सभी साथियों को, दर्शकों को मैं बोलूं, देश की क्या हुआ है इसका फैसला जनता करती है। और हरियाणा की जनता ने 40 दिन पहले ही अपना फैसला सुना दिया कि हरियाणा के अंदर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, और उसमें कांग्रेस को बढ़त है। अब ये कोई ना कोई सर्वे है, ना कोई अनुमान है, ना कोई एग्जिट पोल है, ये रियल पोल है।
अब कोई इस रियल पोल को स्वीकार करे ना करे, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। सभी दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार है और हर दल को अपनी बात कहने का अधिकार है। जब दो दलों में सीधा मुकाबला है तो स्वाभाविक है दूसरे क्षेत्रीय दल भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके संदर्भ में भी भाजपा भी कुछ कहेगी, कांग्रेस भी कुछ कहेगी। तो हमारा ये कहना है कि भाई ये जो क्षेत्रीय दल चुनाव लड़ रहे हैं, ये इनका जो विगत इतिहास है वो भाजपा का सहयोग का इतिहास है। जसपा तो भाजपा के साथ सरकार में ही शामिल थी और इनेलो और भाजपा जब भी हरियाणा के अंदर मिलकर चुनाव लड़े हैं, वर्षों से साथ रहे हैं। इसलिए हमारा ये कहना कि ये उनकी बी टीम है या उनकी सहयोगी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। जो बसपा से गठबंधन हुआ है इनेलो का, वो भी उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, पर बसपा के जो 2 साल के क्रियाकलाप है वो भी आपके सामने है। बसपा मूल रूप से उत्तर प्रदेश की पार्टी है और उत्तर प्रदेश के अंदर वो किस तरह भाजपा को फायदा पहुंचाने और इंडिया गठबंधन को नुकसान करने के लिए ताकत लगाई, ये भी सबके सामने है। इन सब के बावजूद हरेक दलों को, हरेक राजनेता को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, अपनी बात करने का भी अधिकार है। सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, भाजपा भी अपनी तैयारी कर रही है, इनेलो भी तैयारी कर रही है, जेडीपी भी तैयारी कर रही है, आप पार्टी भी तैयारी कर रही है, जरूर करें। पर हमारा ये मानना है कि सीधा मुकाबला हमारे बीच के अंदर होगा और हम बढ़त में है, क्योंकि किसी भी चुनाव का जब हम आकलन करते हैं तो पूरे इतिहास को देखकर किया जाता है। अगर आप हरियाणा का इतिहास देखेंगे 99 से लेकर आज तक का विगत 25 सालों का, तो जब भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, क्योंकि 99 के बाद हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनाव 6 महीने बाद ही हुए हैं, लोकसभा के 6 महीने बाद ही लगातार विधानसभा के चुनाव होते आ रहे हैं। उस दृष्टि में आपने देखा होगा, आपने अध्ययन किया होगा कि लोकसभा चुनाव में जो किस भी सत्तारूढ़ दल को, चाहे सत्तारूढ़ दल हम रहे हो, चाहे इनेलो रही हो, चाहे आज भाजपा है, जब भी वो लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत उतरे हैं विधानसभा चुनाव में, तो सत्तारूढ़ दल को जितना बड़ा विधानसभा क्षेत्रों में मिली है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो दल डाउन गया है। 1999 में भाजपा इनेलो को बढ़त मिली थी, ये डाउन गए 2004 के अंदर। 2009 में हमको बढ़त मिली थी, हम डाउन गए। 2014 एक अलग तरह का चुनाव था। 2019 में भाजपा ने चुनाव लड़ा तो वो डाउन गई। तो ऐसी स्थिति में 2024 में भी डाउन जाएंगी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में हमको 40 सीटों पर बढ़त मिली है, भाजपा को 44 सीट पर मिली है। तो हमारा अनुमान यह है कि, मैं खत्म कर रहा हूँ, हमारा अनुमान है कि हम 60 तक जाएंगे और भाजपा 25 तक जाएगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जनता का रुझान है, जनता में जो असंतोष है, चारों तरफ असंतोष है, कर्मचारियों में असंतोष है, डॉक्टरों में असंतोष है, क्लर्कों में असंतोष है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स में असंतोष है। ठीक है विद्रोही जी, इस पर भी आएंगे, जनता के मुद्दों को भी आप उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और अजय गोलिया जी जेजेपी के प्रवक्ता, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। मैं आऊंगी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं रजवंत जी का रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि रजवंत जी देखिए, आपने विद्रोही जी को भी सुना और अगर आपने कांग्रेस सांसदों के बयान सुने होंगे तो उनका तो साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो इनेलो हो या जेजेपी हो, ये महज वोट काटू पार्टी बनकर रह जाएंगी। आपको कहीं देखी नहीं है वो चुनाव में? ये अगर ये कह दे कि इनेलो, हाँ नहीं मैं एक चीज है सृष्टि जी, अगर वो हमें चुनाव में देखेंगे तो फिर उनको कौन देखेगा? बात तो ये आती है ना, वो अगर हमें कमजोर नहीं बताएंगे तो वो अपने आप को मजबूत कैसे दिखाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बहकाने का, बरगलाने का तरीका है। असल में जब लोकसभा चुनावों की ये बारे में बात कर रहे हैं, अब ये अपने आप को ये कहते हैं कि हमने 5 जीत ली। अब ये नहीं देख रहे कि 10 की बात करने वाले लोग जो 5 पे आए हैं जीत तो नहीं पाए ना। उधर जो 400 पार करने की बात थी उन्होंने भी अपना वजूद गंवाया है, और जो अपने आप को ये कहते थे कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, जो अपने आप में 10 की बात करते थे, एक बार उनसे पूछो तो सही कि आप तो 10 की बात करते थे, आपकी 5 आई और उसके बाद वे आपके कहते हैं कि हमारी तो 5 आ गई, हमने तो पता नहीं क्या हासिल कर लिया। ये जनता को बहकाने के तरीके हैं, इनसे किसी प्रकार का कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आमतौर पर क्या होता है कि लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे सरपंची के चुनाव हो, हर चुनाव का एक अलग समीकरण होता है और उनका अलग अलग मुद्दे भी होते हैं।
तो ये लोकसभा के चुनाव को लेकर अगर ये विधानसभा चुनाव की ये एक तरफा सरकार लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक बार इनसे पूछिए कि जब पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव में, या हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जो चुनाव था जहां पर कांग्रेस की 25 सीटें, भारतीय जनता पार्टी की 25 सीटें आ गई थी विधानसभा चुनाव में, वो भी यही कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में हम सफाया कर देंगे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस क्यों आ गई? हर चुनाव के बाद समीकरण बदलता है। यहाँ पर भी यही होने वाला है। जनता ने देखा है कि लोकसभा चुनाव का अलग मुद्दा है, यहाँ पर अलग मुद्दा है। इंडियन नेशनल पार्टी जनता के मुद्दे उठाते, स्थानीय मुद्दे होते हैं विधानसभा चुनाव में। उनको पता है कि जो यहाँ पर कौन कौन पार्टियां काम करती हैं और उनके जो नेता हैं वो किस प्रकार से जनता के हितैषी होते हैं, जनता के हित के लिए काम कैसे करते हैं। अब इंडियन नेशनल पार्टी लंबे समय से हरियाणा में जनता के लिए काम कर रही है और उनको विश्वास है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता का विश्वास उनमें जगा है, ये तो अब यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। विद्रोही जी कह रहे हैं आपने तो गठबंधन भी ऐसी पार्टी से करा है बीएसपी के साथ जो यूपी में सपोर्ट करती है बीजेपी को, आपने गठबंधन भी ऐसी पार्टी के साथ किया है। देखिए ये कहने की बात है। ये इनसे भी पूछिए ना कि ये पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है और यहाँ पर उनकी क्या हालचाल थी, दिल्ली में वो इकट्ठे लड़ रहे हैं और यहाँ पर कहते हैं कि हम इकट्ठे हैं। तो ये कहने का कोई फायदा नहीं है। जनता को देखना है कि कौन व्यक्ति हमारे हित में काम करता है, और जनता किसी को भी वोट देती है तो उनको ये कहना कि ये वोट काटू है, ये उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। जो कि किसी भी पार्टी को कोई भी व्यक्ति अगर वोट देता है तो ये उसके खुद का एक विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। ये उनको ये कहना कि उसने गलत कर दिया। और एक चीज बात है कि जितनी भी पार्टियां हैं सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, और अगर उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है तो निश्चित तौर पर जनता उनको जितना विश्वास जताएगी उतना करेगी। अब मैं आपको एक चीज बता, ठीक है, आप अपनी बात को आगे कंटिन्यू करना, लेकिन बाकी मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ते हैं। मैं लौटूंगी रजल जी, क्योंकि टाइम आप ठीक है। मैं सर आप चलिए फटाफट से बात करूं जल्दी से, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड में मैं बात ही पूरी कर देता, जल्दी से। मैं मात्र 10 सेकंड जी। मैं कह रहा हूं पिछले चुनाव में हमें वोट नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जनता की आवाज को उठाने का काम किया। जिनको वोट मिली उनसे पूछने 5 साल में उन्होंने क्या किया। ये कांग्रेस वालों के ऊपर बात कह रहा हूं। ठीक है चौहान साहब, जेजेपी आईएनएलडी आपकी बी टीम है क्या? कांग्रेस लगातार यही आरोप लगा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रतिपक्षी ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ चौहान साहब, आपकी आवाज सही ढंग से नहीं मिल पा रही है। चलिए ठीक है सर, मैं जो भी टेक्निकल खामी आई है उसको दुरुस्त करेंगे और फिर मैं आपके पास लौटूंगी। अजय गुलिया जी, आपका रिएक्शन सबसे पहले तो इसी पर दे दीजिए कि एक तो आप वोट काटू पार्टी के तौर पर बच गए हैं और अभी भी आपको बीजेपी की बी टीम के तौर पर देखा जा रहा है। उनको ये मलाल था कि हमारी वजह से वो सत्ता में नहीं आए और दुष्यंत जी हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन गए। उनको ये मलाल था जो हमारे बारे में इस प्रकार की कर रहे हैं। और रही बात दूसरी, जब कांग्रेस के पास राज्यसभा में बहुमत था और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत गया था तो गड़बड़ और चोरी किसने करी, ये मेरे कहने की बात नहीं। देखिए, चुनाव में परिस्थितियां कैसी रहती हैं, कौन किसके साथ जाता है, ये अलग बात है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हमने सरकार चलाई, लेकिन खुलेआम चलाई, चोरी से पहले कांग्रेस की तरह नहीं करी कि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और जितवा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, एक निर्दलीय कैंडिडेट को जितवा दिया जिसको कि बाहर से दूसरे लोग समर्थन कर रहे थे। तो ये चीजें स्वयं में स्पष्ट करती हैं कि कांग्रेस के लोग किस प्रकार से मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाला काम कर रहे हैं कि सामने से तो अपने कैंडिडेट की बात करेंगे और पीछे से वोट किसी को डाल देंगे। ये लोग होते हैं वोट कटवा और वेट बेचवा पार्टी कि अपनी वोटों को राज्यसभा में अपनी वोटों को बेच दिया, कहाँ बेच दिया, नहीं बेच दिया, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के सामने है। शाही कांड हरियाणा भी भूला नहीं है, शाही कांड भी हरियाणा भूला नहीं है। और जिस प्रकार से जब भी हरियाणा प्रदेश को इन लोगों की जरूरत होगी, कहीं नजर नहीं आएंगे। देखिए, चुनाव में किसको कितने मत मिले तो समय की बात है। यही हरियाणा प्रदेश के लोग हैं जिन्होंने वोट के रूप में 17% का आशीर्वाद हमें दिया था, चुनाव में नहीं मिला। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां भी हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में लोगों ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया और
10 सीटें जननायक जनता पार्टी की आई। हम अपने किए हुए कामों को लेकर के लोगों के बीच में दोबारा जाएंगे, कुछ कमी आ रही है उनको सुधारने का काम लेकिन करेंगे। इसके पीछे का कारण क्या है अजय गुलिया जी कि आपको हर जगह जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है? इसका कारण क्या है कि महज अब अन्य दल जो है आपको एक वोट काटू पार्टी के तौर पर देख रहे हैं? ऐसे हालातों में जेजेपी क्यों आ गई? आपको नहीं लगता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए? नहीं, कुछ कमी आ रही है सृष्टि जी, कुछ कमी आ रही है, बिल्कुल सह स्वीकार करते हैं उस बातों को कि कुछ कमी आ रही है और उन कमियों को दूर। देखिए, प्रोग्रेस एक निरंतर प्रक्रिया है। आपको प्रगति के पथ पर अग्रसर निरंतर रहना पड़ेगा। कुछ जो कमी आ रहा है, उन कमियों को दुरुस्त करेंगे और दुरुस्त करने के बाद दोबारा से प्रयास करेंगे कि हरियाणा प्रदेश के लोगों का भला कैसे हो सके, कैसे हरियाणा प्रदेश के लोगों की तरक्की हो सके। ये देखिए, आज जो बड़ी बातें कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों की पार्टी थी, या जो आज बात कर रहे हैं कांग्रेस, पिछली बारी अब नेता विपक्ष भी नहीं बना पाए थे लोकसभा के अंदर अपने, हाजिर जिम्मेदारों में सीटें हैं। बढ़त घड़त ये लोकतंत्र में लोगों को तय करने का अधिकार है कि किसको बढ़त देनी है, किसको पीछे रखना है। हरियाणा प्रदेश जनता को तो अधिकार है, लेकिन जनता भी तो फैक्ट्स के आधार पर ही बढ़त दिलाएगी ना। जनता भी तो मुद्दों के आधार पर वोट देगी। आप कैसे कह सकते हैं कि जनता आपको वोट देगी? जनता जब नाराज चल रही है तो आपको क्यों लगता है कि जनता वोट करेगी? तो यही जनता पहले खुश भी तो थी, तभी तो वोट दिया था। नाराज है फिर खुश हो जाएगी। ये किसके लोग हैं? हमारे तो लोग हैं। इन्होंने सर पे बैठाया था, पलकों पे बैठाया था। ये लोग नाराज हो गए तो लोकसभा का रिजल्ट हमारे सामने है। इन लोगों ने पलकों पे बैठाया। आप कह रहे खुश हो जाएगी? खुश करने के लिए पार्टी क्या कर रही है? लोगों के बीच में जाएंगे, कुछ कमियां रही होंगी तो लोगों के बीच में बैठ करके उसको स्वीकार करेंगे और उनके बीच में इस बात का आत्मविश्वास और भरोसा दिलाएंगे कि जो ये कमियां रही हैं भविष्य में दोबारा नहीं होंगी। इन कमियों को दुरुस्त करके आप लोगों के बीच में निरंतर काम करने या काम करेंगे। ये तो लोग हैं। चलिए ठीक है, हमारे तो लोग हैं। इन्होंने पलकों पे बैठाया था, ये नाराज हो गए तो लोकसभा रिजल्ट देख लो। ये लोग दोबारा से अपना आशीर्वाद देंगे तो फिर परचमला रहेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं जनता दोबारा से आशीर्वाद देगी। विद्रोही जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी अब एंट्री कर ली है विधानसभा चुनाव में और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी पार्टी। ये वही पार्टी है जो कांग्रेस का साथ दे रही थी, या यूं कहें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव भी लड़ा। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब तक जितनी भी सरकारें हरियाणा में रही हैं किसी ने भी जनता का भला नहीं किया। देखिए सृष्टि जी, ये आप सही कह रही है कि भाई आप पार्टी इंडिया गठबंधन में थी और हमने उनसे मिलकर चुनाव लिया। हमने बड़ा पहले भी कहा था कि हम हरियाणा में उनसे गठबंधन करना नहीं चाहते, पर हाई कमांड के अनुरोध पर हमने वो किया। उन्होंने हमको चंडीगढ़ की सीट दे दी, हमने बदले में उनको कुरुक्षेत्र की सीट दे दी। मैं इस बात को मानने में गुरेज नहीं करूंगा कि चंडीगढ़ की सीट हमने उनके सहयोग से जीत ली। हमने पूरा प्रयास किया था कि भाई कुरुक्षेत्र की सीट भी वो जीत जाए, पर दुर्भाग्य से वो नहीं जीत पाए। अब क्योंकि पहले से ही तय था कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम हरियाणा का भला करेंगे। अब पंजाब में उन्होंने हमसे अलग चुनाव लड़ा था। पंजाब का रिजल्ट आपके सामने है। हमें 7 लोकसभा सीटें मिली, उनको 3 मिली। और वो हरियाणा में दावा करते हैं कि हम नई पार्टी है, पर वो असत्य बोलते हैं। 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा, लोकसभा का भी लड़ा, विधानसभा का भी लड़ा। 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा, अब वो 2024 में भी लड़ रहे हैं। तो हरियाणा के लिए वो कोई नए तो है नहीं, पुराने लोग हैं। और उन्होंने उपचुनाव भी लड़ा था आदमपुर से। उन्होंने देख लिया उनकी ताकत कितनी है, फिर भी वो लड़ेंगे। उनको अधिकार है, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो जरूर लड़े, पर हमारे अनुसार वो नॉन प्लेयर है। उनकी हरियाणा के अंदर ठीक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। मुकाबला हमारा और भाजपा का ही होगा। हम अपनी तैयारी बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। हमने हर जिले लेकिन ऐसा कैसे संभव है विद्रोही जी कि जो पार्टी लोकसभा चुनाव में एक साथ हो जाती है, जिनकी विचारधाराएं मिलने लगती हैं, अचानक से विधानसभा चुनाव आते हैं तो वही एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं? ऐसा कैसे संभव है? देखिए, ये तो आप आरोप लगाने वालों से पूछो। हम तो विपक्ष पर कम से कम आरोप लगाते हैं। हमारा अगर कांग्रेस का टैप रिकॉर्ड देखोगे तो हम विपक्ष के साथियों पर जो बहुत जरूरी होता है तभी बोलते हैं, वरना हम विपक्ष पर आरोप नहीं लगाते। तो आप बच रहे हैं क्या आम आदमी पार्टी पर कुछ कहने से? नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। मैं तो लोकदल की भी बात कर रहा हूँ, मैं तो जनता की भी बात कर रहा हूँ कि आप इतनी विपक्ष से दूरी मत रखो
कि हाथ मिलाने का मौका ना मिले, क्योंकि राजनीति में इशारा कर रहे हैं आप विधानसभा चुनाव की ओर। मैं तो स्पष्ट बात कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी की बात करता हूँ मैडम, मैं इधर उधर की बात नहीं करता। आज देश के अंदर सबसे बड़ा खतरा भाजपा से है। सांप्रदायिक उन्माद, नफरत और बंटवारे की राजनीति करने वाली भाजपा के खिलाफ जो भी जितना भी हमें सहयोग करेगा, जिस स्तर पर करेगा, वो सहयोग लेना और देना चलता रहेगा। तो ये माना जाए हरियाणा में भी वही रणनीति रहेगी जो नेशनल लेवल पर थी, सभी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी, कोशिश यही रहेगी, या ये कहें मकसद यही रहेगा कि बीजेपी को हटाना है? देखिए, हरियाणा में हम अलग चुनाव लड़ेंगे, कोई किसी से हम समझौता नहीं, लेकिन संभावनाएं बनी रहनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं। आगे अगर जरूरत पड़ी कांग्रेस को तो वो हाथ मिलाने से भी पीछे नहीं हटेगी। जी, चुनाव बाद की बात कही है मैंने कहा कि ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए विपक्ष के अंदर कि उनसे हाथ मिलाना और आंखें मिलाना भी मुश्किल हो। मैंने ये शब्द प्रयोग किया है। ये कांग्रेस की हमेशा ही रणनीति रही है कि हम विपक्ष के साथियों से इतनी दुश्मनी नहीं करते कि मैं उनसे भविष्य के अंदर बात करना मुश्किल हो। पर स्वाभाविक है चुनाव के अंदर, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, स्वाभाविक है लोकदल अपने दम पे चुनाव लड़ेगा, जजपा अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, आप पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो ना तो वो हमारी प्रशंसा करने वाले और ना हम उनकी प्रशंसा करने वाले, पर क्योंकि वो मुख्य प्रशंसा तो चलिए नहीं करेंगे, उसकी उम्मीद भी नहीं की जाती, लेकिन आप कह रहे हैं कि विपक्षी दलों पर कुछ कहने से बचते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। आप ही के सांसद हैं, आप ही पार्टी के सांसद हैं, बड़े नेता हैं जो INLD और जेजेपी को कहीं रेस में ही नहीं मानते, वो सीधे कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला है। ये मैडम सरस्वती जी, ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ, रेस में नहीं है, और इसका प्रमाण आपके सामने है। मैंने तो आपसे बात यहीं से शुरू की थी कि ना तो ये कोई सर्वे है, ना कोई अनुमान है, जनता का जनादेश आपके सामने है, और ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बनने वाली कि 2 महीने में लोग इनके साथ हो जाएंगे। आप ठीक है रजवंत जी, ठीक है, लास्ट बात, वोटों का जो भी घाटा बढ़त होगी, फायदा नुकसान होगा, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा। ठीक है रजवंत जी, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और सीधे सीधे ये कह दिया कि हरियाणा में अब तक जिस भी पार्टी की सरकार रही है, जितनी भी सरकारें रही हैं, किसी ने भी भला नहीं किया है हरियाणा का। हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है और इसलिए अब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि दिल्ली और पंजाब से आम आदमी पार्टी जो है, माफ कीजिएगा, हरियाणा जो है आधा दिल्ली से जुड़ता है, आधा पंजाब से जुड़ता है, और दोनों ही राज्यों में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, और अब ये बदलाव हरियाणा में भी आएगा, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। सृष्टि जी, एक चीज मायने रखती है कि जहां पर पूर्ण बहुमत की जिनकी सरकार हो, जहां पूर्ण बहुमत की ये कह सकते हैं कि एक तरफा सरकार हो, दिल्ली की बात करते हैं, और लोकसभा चुनाव में जहां पर दिल्ली में एक दो नेशनल पार्टियों का गठबंधन भी हो, उसके बाद उनके एक भी उम्मीदवार नहीं जीत के आ रहा। इंडिया गठबंधन हरियाणा में भी था, 1 सीट उनको मिली थी, उस पर भी जीत कर नहीं आ रहे। किस प्रकार की बातें करते हैं, वो सरकार बनाएंगे। अगर किसी भी पार्टी का, मैं ये नहीं कहता कि किसी भी पार्टी का, ठीक है पार्टी का गठन कर रखा है, नेशनल पार्टी है, पंजाब में सरकार है उनकी, दिल्ली में सरकार है, 1-2 जगह उन्होंने वैसे वोट परसेंटेज ले लिया, पार्टी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके हरियाणा में तो कोई उसका जनाधार नहीं है। कारण क्या है कि हरियाणा में जनाधार बनाने के लिए हरियाणा को जानना जरूरी है, हरियाणा की समस्याओं को जानना जरूरी है। अब सबसे बड़ी समस्या हरियाणा की एसवाइल की नहर का निर्माण का है, और एसवाइल की नहर का निर्माण पंजाब की वजह से रुक रहा है। पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है। अब ये समस्याओं को जब जो व्यक्ति हरियाणा की जनता से वोट लेना चाहता है और उन्हीं की समस्याओं का वो समाधान नहीं करने वाले, तो क्या हरियाणा की जनता इतनी तो वो नहीं है कि वो ऐसे उनको लिफ्ट दे देगी। इसी वजह से वो वहां पे भी चुनाव हारे हैं, और ना ही उनका ऐसा कोई जनाधार है। ये भी मैं मान सकता हूं कि वहां पर जो वोट आई है वो इंडिया गठबंधन की वोट आई, उनको पार्टी की वोट मानना बेमानी है। लेकिन हरियाणा में इसके अलावा आम आदमी पार्टी का कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई जनाधार नहीं है। बेवजह वो कहीं पर भी, आपने देखा होगा कहीं भी इंडियन नेशनल दल के वर्कर हैं, वो गांव-गांव में मिलेंगे, घर-घर में मिलेंगे, पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं उनका नाम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आम आदमी पार्टी वालों को कहीं कुछ भी नहीं नजर आ रहा। ये ठीक है, अभी 4-5 बड़े लीडर आए थे इनके, वो छोड़ के चले गए, जिनको बारे में ये कहते थे कि अब तो हमारा एक तरफा माहौल होगा। जब वो चले गए, आए जब तो एक तरफा माहौल हो गया, जब ये गए तब कभी भी नहीं कहा कि हमारी पार्टी कमजोर हुई है। ये चीजें केवल और केवल बहकाने की है। लेकिन मैं ये चीज बताता हूं कि हरियाणा की जनता की जो समस्याएं हैं उनको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसलिए जानती है, इसलिए समझती है, क्योंकि वो एक ग्रामीण परिवेश की पार्टी है। हरियाणा की जनताओं से लगातार उनसे
उनकी समस्या है, उनके मुद्दे उनको उठाते रहे हैं, इसलिए उनसे जुड़े रहते हैं। रही बात बी टीम की कि कौन कहता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बीजेपी की बी टीम है, मैं इसको यहीं के पे बैठ के बताता हूं, विद्रोही जी बता जाएंगे। विधानसभा के चुनाव में अब वैसे तो ये कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में हम सरकार बनाएंगे, जो व्यक्ति राज्यसभा में इनके 28 विधायक हैं और राज्यसभा का अपना उम्मीदवार तक घोषित नहीं कर पा रहे, अब ये बताओ कि विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल और वो अपना कैंडिडेट राज्यसभा के लिए नहीं लेके आ रहे, इसका मतलब तो वो ये थाली में सजाकर उनको राज्यसभा की सीट दे रहे हैं ना, ये कांग्रेस वाले ही तो दे रहे हैं। इससे पहले आर के आनंद जी को, जो कि तो कांग्रेस तो आपको भी, जेजेपी और आईएनएलडी को भी ऑफर कर रही है कि आप ले आइए कैंडिडेट, ऑफर तो कांग्रेस भी आपको कर रही है, हर कोई पीछे। हम तो एक बात मुख्य विपक्षी, एक मिनट पीछे नहीं अटक कोई भी, एक बात बताइए, जिनके 28 है, ये तो सबको पता है, नंबर गेम का काम है, कोई व्यक्ति बड़ी पार्टी है, उम्मीदवार वो लेके आएगी और लोगों से तो समर्थन मांगा जाएगा। अब इंडियन नेशनल दल का एक विधायक है, वो अपना उम्मीदवार क्यों लेके आएगा, कौन समर्थन देगा? अरे एक तो 28 तो आपके पास है, आपको कम नंबर की जरूरत है, हमारे को बहुत ज्यादा नंबर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का कारण क्या है? ठीक है चौहान साहब, क्योंकि बहुत देर से चर्चा में जुड़े हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही थी। चौहान साहब, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो इसी पर जवाब दे दीजिए, जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये कहती है कि आईएनएलडी और जेजेपी जो है वो चुपके से पीछे से सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, बी टीम बताते हैं आपकी। देखिए, मजेदार बात यह है इस समय की हरियाणा की राजनीति की कि सारे जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य जो भी मैदान में खिलाड़ी दिखाई देते हैं छोटे बड़े, सबके सब अपना मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आज भी सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी आज भी हरियाणा की जनता की पहली पसंद है और इसीलिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए अपने दूसरे साथी को भारतीय जनता पार्टी की टीम बी टीम बताता हुआ सुना जा सकता है। अभी चुनाव हुआ लोकसभा का, उससे पहले जब इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो इंडी गठजोड़ का हिस्सा बनने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह आरोप लगा कि उन्होंने गठबंधन होने नहीं दिया, तब इंडियन नेशनल लोकदल भी और आम आदमी पार्टी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाजपा का गुड्डा कहते थे। खूब कहा चैनलों पर, आपके साथ भी हो सकता है 2-4 चर्चाओं में इनके प्रवक्ताओं ने कहा हो। और जब कांग्रेस के लोग मुंह खोलते हैं, एक तरफ कहते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा का गुड्डा, दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता उनको काली भेड़ कहकर और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, ऐसा इन्होंने कहा खुले में आकर। और कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता जो आते चैनल में चर्चा पे, वो लगातार ये कहते भाई ये जो इंडियन नेशनल लोकदल है ये तो बीजेपी की बी टीम है। तो इस तरह से जाने अनजाने में ये सारे के सारे ये स्वीकार करते हैं कि हरियाणा में एक नंबर पर ए टीम, A++ जो टीम है वो तो भारतीय जनता पार्टी ही है। दोनों के दोनों राजनीतिक दल या धुरियां जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हैं, अभी हाल हरियाणा में कम से कम 24 के चुनाव में उनमें से किसी की वापसी की कहीं कोई संभावना दिखाई नहीं देती। मैं थोड़ा सा सुन पाया था, तकनीकी दिक्कत के कारण मैं लंबी देरी तक जुड़ नहीं पाया। विद्रोही जी कुछ पुराने इतिहास के जोड़ तोड़ घटा गुणा करके और ये भविष्यवक्ता बन रहे थे कि जी 24 के विधानसभा चुनाव में इसलिए कांग्रेस जीत जाएगी क्योंकि अल्टा पलटी होती है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। साहब, हरियाणा में साधारणतया सामान्यतया लगभग हरियाणा की जनता लोकसभा के चुनाव में जिसके साथ खड़ी होती है, विधानसभा के चुनाव में भी उसके साथ जाकर और डबल इंजन की सरकार बनाती रही है। इसके एक नहीं लगातार अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब ये कह रहे थे जी वो बढ़ते हैं घटते हैं। भाई साहब, हमारा जो नुकसान होना था लोकसभा में हो लिया। भारतीय जनता पार्टी
अब बढ़ेगी। कांग्रेस को थोड़ा बहुत जो ग्रो करना था, छल वल करके, झूठ फूट फैला के संविधान बदल देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे ऐसे झूठ बोले कि चुनाव ही होना बंद हो जाएंगे अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे ऐसे फर्जीवाड़े करके कांग्रेस थोड़ा बहुत आगे बढ़ गई। इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि 2024 में हरियाणा की जनता मेरिट के हत्यारों को, मेहनत के हत्यारों को, या फिर अलमारी तोड़ करके गांव गरीब के मेहनती बच्चों का हक मारने वालों को वो सत्ता में वापस ले आएगी। दोनों के दोनों टेस्टेड ट्राइड हैं इस मामले में। कांग्रेस ने भी नौजवानों का हक मारा, इंडियन नेशनल लोकदल ने भी मेहनत और मेरिट की हत्या की। दोनों के दोनों इस मामले में भी ट्राइड हैं कि ये फर्जी हैं गांव की। जहां तक बात करते हैं, अगर ये सचमुच गांव वालों की पार्टी होते, गांव की पार्टी होते, तो इन दोनों पार्टियों के शासनकाल में हरियाणा के गांव जगमग हुए होते। इन्होंने शहरों को दे दी होगी 24 घंटे बिजली, लेकिन गांवों में, हरियाणा के 6000 से अधिक गांवों में 24 घंटे की बिजली जगमग होने का उनका समय आया तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आया। ठीक है, मेरिट पर, बिना खर्ची पर्ची, बिना जाति जिले के। तुम जो एक सेकंड, मैं तो बहुत देरी से आया हूं, मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। आधा घंटा यही रहे होंगे, आधा घंटा यही रहे होंगे, मेरी तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, हरियाणा की जनता 2024 के चुनाव में मेरिट के हत्यारों को, मेहनत के हत्यारों को, अलमारी तोड़ने वालों को बिल्कुल सत्ता में नहीं लाएगी। हरियाणा की जनता मेधा और मेरिट और परिश्रम का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से अवसर देगी। हरियाणा का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य कोई ऐसे लोगों के हाथ में नहीं दे सकता जो बातें जो एक परिवार की। उन्हीं में से मेरे 2 सवाल हैं। एक तो आपने कहा कि लोकसभा के जो रिजल्ट आए हैं कहीं ना कहीं वो विधानसभा में इफेक्ट डालते हैं, जनता का मूड जो है वो समझ आने लगता है। तो लोकसभा के रिजल्ट भी एक तरफा नहीं रहे हैं, ये आप मानते हैं, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? दूसरे, आपने कहा कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का काम किया, उसका कहीं ना कहीं फायदा लोकसभा में उसे मिला। तो आगे अगर फिर से कांग्रेस ऐसा कुछ करती है, आपके अनुसार अगर भ्रम फैलाती है, तो उसके लिए बीजेपी तैयार है क्या? देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तय मानिए 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता और सचेत होकर मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी भी इनके षड्यंत्रों को उजागर करने में और अधिक ताकत लगाएगी। हरियाणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको 2024 के चुनाव में खड़ा नजर आएगा। ये दोनों की दोनों पार्टियां नहीं, लोकसभा में भी हम देखिए, लोकसभा में अगर ये थोड़ा सा बढ़ गए तो इसका अर्थ ये थोड़ा ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 टर्म, 5-5 सुनिए तो सही, फिर हाफ ही तो हुआ है। अब हम और आगे बढ़ेंगे, ये कहां बढ़ लेंगे और कितना बढ़ेंगे? ये इनको तो नीचे जाना है। अब तो हमारी नए सिरे से बढ़ने की बारी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे और इन दोनों पारिवारिक पार्टियों को, देखिए, कांग्रेस कहने को देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी, बड़ी तो कभी हुआ करती थी। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक परिवार तक सिमट गई सेंटर में और एक ही परिवार तक सिमटती जा रही है हरियाणा में। ऐसी स्थिति में हरियाणा की जनता करप्ट, कुनबावादी और कम्युनल कांग्रेस को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। और इंडियन नेशनल लोकदल, जिसने किसानों पर गोलियां चलवाई हों कंडेला में, जिसने अलमारियां तोड़ करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया हो, वो भी कहीं जनता की निगाहों में किसी भी कारण से चढ़ने वाली किसानों की नाराजगी तो आपसे भी जोड़कर देखी जाती रही है, ये भी आप मानेंगे चौहान साहब। चलिए, आप अपनी बात आगे रखिएगा, लेकिन विद्रोही जी का रिएक्शन ले लो। ठीक है, रुकिए, एक एक करके हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक एक करके सारे मिल जाए तो भी हमारा मुकाबला। विद्रोही जी से मैं रिएक्शन ले लूं, उसके बाद गुलिया जी का रुख करूंगी। वेद प्रकाश विद्रोही जी। सृष्टि जी, इन्होंने कहा कि हम झूठ बोले। अब मैं इनको याद दिला देता हूँ, तुम्हारी भैंस खोल लेंगे, तुम्हारी टोटी खोल लेंगे, तुम्हारे घर की चाबी छीन लेंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। ये किसने कहा?
इन्होंने कहा। और यही नहीं रुके, हमारे महेंद्रगढ़ में आए थे परसों आदरणीय गृह मंत्री जी, झूठ बोलकर चले गए कि कांग्रेस का राज आया तो पिछड़े भाइयों तुम्हारा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। जिस देश के गृह मंत्री को ये नहीं मालूम कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से 1994 से हरियाणा के मेयर मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है और केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 1996 को अहीर, यादव, गुर्जर सैनियों के साथ साथ रोड मेयों को भी ओबीसी जारी कर रखा है। 25 साल से हरियाणा के मेयर मुस्लिम आरक्षण ले रहे हैं पर झूठ बोल रहे हैं। सांप्रदायिक उन्माद कौन फैला रहा है? ये फैला रहे हैं। 450 किसानों की मौत किसके राज में हुई? इनके में हुई। 4 बार गोली कांड करके हरियाणा को किसने जलाया? भाजपा ने जलाया। 90 लोगों को किसने मारा? भाजपा ने मारा। ये कहते हैं कि कांग्रेस डाउन जाएगी, हम ऊपर जाएंगे। अरे भैया, तुम्हारा 400 पार का नारा, अधिकतर मीडिया तुम्हारे साथ था, लोग इस भ्रम में आ गए कि शायद हम जीत नहीं पाएंगे, तब भी हमको 5 सीट मिली। अब हम 40 में थे, हमारे ऐसी कौन सा हमारी परिस्थितियां हो गई कि लोग हमको डाउन करेंगे? परिस्थितियां तो आपकी डाउन हो रही है। आप लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं वेद प्रकाश जी। लोकसभा का अनुवाद नहीं होता विधानसभा। मैं आपके बीच में बोलना था क्या? आप नंबर आए फिर बोल लेना। विद्रोही जी ठीक है, आराम से आप बात रखिए। आप हाइपर क्यों हो रहे हैं? मैडम इन्होंने कहा कि पिछड़े भाइयों हम तुम्हारी वो क्रिमिनल बना दी। पूछ रहा है पिछड़ा वर्ग कि 9.5 साल पहले क्रिमिनल 8 लाख से 6 लाख किसने की? और मैं ही नहीं पूछ रहा, इनके ही मंत्री ने, राव इंद्रजीत ने हो दिया इनके ओबीसी कार्ड को श्रीमान गृह मंत्री के सामने कि भाई केंद्र में 2014 में 8 लाख थी पर पता नहीं हरियाणा में 6 लाख क्यों कर दी गई। उन्होंने कहा केंद्र में कृषि आय शामिल नहीं होती थी, हरियाणा में पता नहीं क्यों शामिल। ठीक है, आप ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब मैं चौहान साहब से लूंगी। चलिए ठीक है, तमाम बातें उठा रहे हैं, मैं चौहान साहब से इसका जवाब लूंगी। मैडम, लेकिन विद्रोही जी आरोप नहीं लगाया, आप राव इंद्रजीत का बयान सुनिए ना। ठीक है, परसों भाई मैं कहा कह रहा हूँ कोई राव इंद्रजीत मैं सुना दूं। ठीक है, नहीं ठीक है, चलिए आपने उनके बयानों को उठाया, ठीक है। मैं विद्रोही जी, ठीक है, आप हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, क्या आप संगठन की मजबूती पर अपनी बात रख सकते हैं? चलिए सीएम फेस को लेकर अगर मैं सवाल पूछूंगी तो आप उसको घुमा देंगे, लेकिन संगठन की मजबूती पर कोई जवाब रख सकते हैं आप? देखिए मैडम कटु सत्य है कि 10 साल से हमारा संगठन नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ। पर क्या हमने बिना संगठन 2019 में 31 सीट नहीं जीती? क्या हमने बिना संगठन 5 लोकसभा सीट नहीं जीती? संगठन 2 प्रकार का होता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। क्या आप या भाजपा ये कहेगी कि कांग्रेस के पास बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नहीं है? ये कहते हैं हमारे बूथ कार्यकर्ता है, इनके बूथ कार्यकर्ता के उसका विश्लेषण कर लो। 51% बूथों पर कांग्रेस जीती है और 49% बूथों पर हम जीते हैं। खुद चौहान साहब ने स्वीकार कर लिया कि मैं कांग्रेस ने अफवाह फैला दी, फलाना कर दिया। तो क्या हमारा संगठन इतना बड़ा है कि हमारी अफवाह तो जनता तक पहुंच गई? और आप अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहते हो, अन्ना प्रमुख प्रमुख पता नहीं क्या क्या बताते हो और आप अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। इसका आप ही खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन बूथ पर है, गांव पर है, मोहल्ले में है, घर में है। पर हाँ, मैं मानता हूँ, मैंने पहले भी कहा अध्यक्ष नहीं है, वो नहीं है। बस मैं जवाब ले लूं विद्रोही जी, आपकी बात पूरी हो गई हो। चौहान साहब मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले अजय गुलिया जी से मैं जानना चाहूंगी क्योंकि वो बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। अजय गुलिया जी, आप बात रख दीजिए अपनी। देखिए सृष्टि जी, कई चीजें हैं। अब अगर आप चर्चा की शुरुआत की वीडियो जब हमारे चौहान साहब जुड़े थे तो कहेंगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के नतीजे हरियाणा प्रदेश के लगभग सेम आते हैं, जिनको केंद्र में चुनते हैं उन्हीं को यहाँ चुनते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, तो कम से कम मेरे भाई चौहान साहब को ये तय करना पड़ेगा कि भाई दोनों चुनाव साथ के नतीजे जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं कि अलग अलग होते हैं। और मैं पिछली बार का ही उदाहरण दे दूं, पिछली बार लोकसभा में हमारे लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से लेकिन फिर विधानसभा के चुनाव में
जो हमें राइट ऑफ कर रहे थे 10 सीटें हमारी आई, ये तो हरियाणा प्रदेश के लोग तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें देनी है और किसके कैंडिडेट को जिताना है। ये तो आने वाले समय में सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, देखिए हम लोग किसी पर छींटाकशी करके, किसी का नाम ले करके या किसी के खिलाफ बुरा भला के करके चुनाव में नहीं जाएंगे। हम लोगों को पार्टी बनने के बाद, चुनाव होने के बाद 10 सीटों के सहारे हमें प्रदेश का उप मुख्यमंत्री का पद मिला, 2 मंत्री हमारे बने, हम कितना भी काम कर पाए। देखिए अब ये तय करने का अधिकार अगर मुझे ये होगा कि हमने कितना काम करा तो शायद मैं पूरे नंबर दूंगा, लेकिन वो इख्तियार मेरे पास नहीं है, वो इख्तियार हरियाणा प्रदेश के लोगों के पास है। हम उन लोगों के बीच में जाएंगे, अपने किए हुए काम बताएंगे कि हम लोगों ने ये काम किया। हाँ 10 सीटें थी, जो उम्मीदें हमारे कार्यकर्ताओं को या हरियाणा प्रदेश के लोगों को दुष्यंत जी से थी 100% हम नहीं कर पाए। इस बात को आपके टीवी चैनल पे बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि गठबंधन की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, सारे विभाग आपके पास नहीं होते। हमारे पास दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री थे, सेकंड इन कमांड थे। जो विभाग आपके पास थे, सवाल तो उनको लेकर भी उठ गए जब गठबंधन से आप अलग हुए, सवाल तो उन विभागों को लेकर भी उठ गए। नहीं बिल्कुल उठने भी नहीं सृष्टि जी, उठने मैं एक चीज मानता हूँ कि सब लोगों को अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमारे पास वो विभाग थे, चलाने की अथॉरिटी थी, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जवाब देने की। देखिए कुछ लोग इस बात को नहीं समझते, कहते घोटाले हो गए घोटाले। अरे आप कोई भी महकमा उठा करके देखें, सरकार की कमाई बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा, तो इसका मतलब हमने उसे पहले से बेहतर चलाया। अब कोई उस महकमे को चला रहा था और वो सरकार को एक फला अमाउंट, मान लीजिए XYZ अमाउंट कमा करके दे रहा था, जब दुष्यंत जी को वो विभाग सौंपे गए और हरियाणा प्रदेश के उन विभागों की, यानी हरियाणा प्रदेश के लोगों की, क्योंकि ये लोगों का पैसा है, लोगों के लिए, लोगों की कमाई को उन्होंने, रेवेन्यू को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रेवेन्यू को बढ़ाने का उन्होंने काम किया। हर डिपार्टमेंट जो उनके पास था वो रेवेन्यू हमारे बढ़े, और ये कह रहे घोटाले हैं। मेरे को तो समझ नहीं आती कि इन लोगों को ये समझ और ये सीख देता कौन है कि तुम टीवी पे जाकर के ये बात कह देना। क्या एक्साइज हमारे पास था, एक्साइज का रेवेन्यू हरियाणा प्रदेश का बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा, एक सब्सटेंशियल अमाउंट में हमारा रेवेन्यू। लेकिन जब बात जांच तक पहुंच जाती है तब ये कहना नहीं, तब ये कहना आप सारी बातें अगर बीजेपी पे डाल दो, नहीं आप ठीक है। चलिए मैं रजवंत जी से भी इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, उसके बाद फिर मैं चौहान साहब का रुख करूंगी। हाँ रजवंत जी फटाफट से बात रखिए अपनी, क्योंकि टाइम और ज्यादा नहीं है। आपकी क्या रणनीति है अब आगे के लिए? बीएसपी से आपने गठबंधन तो कर लिया है। देखिए मैं बता रहा हूँ शिशिर, एक चीज बात आती है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने काम किए हैं। मैं एक चीज बताऊंगा, काम इन्होंने कुछ नहीं किया। कारण क्या था? जिस प्रदेश पे जो कर्जा है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 1,10,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, आज वो कर्जा उससे भी 3 गुना ज्यादा हो गया, 4.25 लाख करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। बाकी तो ज्यादा बेहतर ये बता पाएंगे, और प्रदेश में कहीं कोई काम नजर नहीं आता। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने 24 घंटे बिजली गाँव में देने का काम किया है, शहरों की तो बात छोड़िए। मैं एक मिनट से पूछता हूँ, किसी भी चीज की जो प्रोडक्शन है, अगर प्रोडक्शन आपने की होगी तभी तो आप पूर्ति करोगे। आपने कोई एक सिंगल प्लांट लगाया नहीं, आप कह रहे हो कि हमने बिजली देने का काम कर दिया, खपत ही तो बढ़ी है। आप लेके कहां से आए हो बिजली? कहीं मोल लेके आ रहे हो तो वो बता दो। दूसरी चीज, किसानों के बारे में कहते हैं कि किसानों के बारे में बोलो, किसानों पे गोलियां चलवाई। आपने 750 किसान मरवाने का काम किया, आज दिन भी किसान धरने पर बैठे हैं, वो आपकी सरकार के खिलाफ बैठे हैं। एक कोई वर्ग बता के चला जाए जो इनके खिलाफ धरना नहीं किया, चाहे आशा वर्कर की बात करें, आंगनबाड़ी वर्कर की करें, महिलाओं की बात करें, गुरुजी जो अध्यापक हैं उनकी बात करें, पटवारियों की बात करें, क्लर्क बैठे हड़ताल पे। अब सारे इनके हड़ताल पे बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने पौने 10 साल में काम किए हैं। निश्चित तौर पर इन्होंने काम किए हैं, तो क्या जो धरने तो इससे इनेलो मजबूत हो जाएगी क्या? चलिए बीजेपी की आपने कमियां गिना दी, तो इससे इनेलो और बीएसपी का गठबंधन मजबूत हो जाएगा क्या? नहीं, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, जल्दी से सर, जल्दी से मैं वही चीज बताता हूँ। अब इनेलो मजबूत कैसे है?
बहुजन समाज पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है, दोनों दलों की विचारधारा है वो गांव-गांव में फैली हुई है, और वो गठबंधन जब होने से कोई भी व्यक्ति एक और एक मिलकर 11 हुए हैं तो उस 11 का हमें फायदा मिलेगा। चौधरी देवीलाल की नीति और साहब काशीराम जी की नीतियों को जो समझने वाले हैं, वो उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो वर्कर हैं, वो साथ मिलकर जब हरियाणा की जनता की समस्याओं को उठाएगा तो निश्चित तौर पर हरियाणा में इंडियन नेशनल दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी। और देखिए वो लोग वो है क्या, वो गरीब जो पिछड़े हैं, दलित है, पिछड़े हैं, शोषित वर्ग है, गरीब है, किसान, कमेरे वर्ग जब एकजुट होकर किसी भी खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर फतेह होगी, और वो फतेह हरियाणा की जनता का कहीं ना कहीं विकास करने का काम करेंगे। एक बार देखिए इस बार इनेलो बसपा गठबंधन 2018 में जब इनेलो बसपा का गठबंधन हुआ था तो पूरे हरियाणा में ये बात हो गई थी कि अब इंडियन नेशनल और बसपा का गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हुई जो पार्टी सरकार बनेगी या नहीं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भी आप आ जाए तो वो भी आपके लिए भी फायदेमंद होगा। चौहान साहब, देखिए, जहां तक हमारे प्रतिपक्षियों का अपने अपने स्तर पर सरकार बनाने का दावा करना है, ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। राजनीति में अगर ये दावा भी नहीं करेंगे तो फिर इनकी गिनती कहाँ होगी। मैं ये कह रहा हूँ, एक हमारे मित्र ने शायद जेजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि मैंने ये कहा कि लोकसभा में जो जीतता है वही विधानसभा में जीतता है। शायद मेरे शब्द ये नहीं थे। मैं एक चीज पर लगातार आग्रह कर रहा हूं, वेद प्रकाश जी को भी ये कहना चाहता हूं, सभी मित्रों को बताना चाहता हूं, और मैं जो बता रहा हूं मैंने कुछ नहीं खोजा है, वो एक हकीकत है। अगर आप हरियाणा के या देश के किसी भी अन्य राज्य के चुनावों को देखेंगे तो कोई भी एक चुनाव वो उसका ट्रांसलेशन अगले चुनाव में जस का तस नहीं होता। किसी भी एक चुनाव के मुद्दे किसी दूसरे चुनाव के समय जस के तस नहीं होते। एक लोकसभा दूसरे लोकसभा का चुनाव भी नहीं होता। जी, ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाफ पर आ गए? नहीं, मैं तो एक फैक्ट बता रहा हूँ। जी जी, एक तथ्य जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं फिर से दोहराता हूँ, लोकसभा का चुनाव, उसके समय के मुद्दे, उस समय की परिस्थितियां, उस समय कौन क्या कह रहा है, किसका क्या चल गया, किसका क्या नहीं चला, ये अलग होता है। विधानसभा का चुनाव वो अलग मुद्दों पर, अलग परिस्थितियों में, अलग इश्यूज के साथ लड़ा जाता है। बिल्कुल। मैं विधानसभा के बारे में ये कह रहा हूं कि विधानसभा में हरियाणा के भविष्य का निर्णय करना है हरियाणा की जनता को, और हरियाणा की जनता किसी भी कीमत पर परिवारवादी पार्टियों के पक्ष में नहीं जाएगी। और आज जो हमारे सामने खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो जनता की सेवा का अधिकार छीनना चाहते हैं, वो सब अपने परिवारों की सेवा करना चाहते हैं। उनकी चिंता अपना कुनबा है, वो अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, आपा पीट रहे हैं। इनमें से कोई भी हरियाणा के भविष्य की चिंता नहीं करता। अपने अपने युवराज को आगे बढ़ाना है, अपने अपने खानदान को आगे बढ़ाना है। हरियाणा की जनता ये अच्छे से जानती है कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के शासन में आगे बढ़ा है और बेहतरी से बढ़ेगा। बिजली के बारे में एक दो वाक्य की टिप्पणी कर दूं और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को विराम दूंगा। इन्होंने कहा कि भाई आपने बनाया नहीं था, आपने बनाई होती तो आपको श्रेय जाता। मैं ये मान लूं, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता की इस बात को आंख मूंद कर मान लूं कि सारी बिजली जो बनी हरियाणा में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाई या कांग्रेस के इस पैनल पर बैठे हुए प्रवक्ता जी ने बनाई, तो जवाब दे। नहीं, ये सवाल विद्रोही जी का नहीं था, पार्टी और उनके प्रवक्ता ये विद्रोही जी का सवाल ये जवाब दे दें, ये जवाब दे दें कि इनके द्वारा बनाई गई बिजली जो इन्होंने सारी की सारी बना ली थी। मैं किनका था? आईएनएलडी का था, चलिए जिसका भी था। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे सत्ता में आने से पहले आईएनएलडी या कांग्रेस ने इतनी सारी बिजली बना दी थी कि हमें और बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये वो बिजली कहां बेच रहे थे, किसको दे रहे थे? चलिए, आपका सवाल सुनिए उन्होंने। विद्रोही जी, छोटा सा रिएक्शन आपका सर, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा कि जनता परिवारवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। मैं इनसे बड़ी ईमानदारी से पूछता हूँ, राविंदर जी कौन है, बिश्नोई कौन है, किरण चौधरी कौन है, अशोक तंवर कौन है, चौधरी रणजीत सिंह कौन है? क्या जवाब देंगे ये? पंतो जी कौन है? क्या है इनके पास कोई जवाब? जो अपने श्रीमान जिंदल साहब कौन है?
तो जो पार्टी खुद परिवारवाद में धसी हुई हो, पूरे हरियाणा के परिवारवादियों को अपने शामिल करती हो, जिनको कल तक भ्रष्ट बता रही थी, उन सब तथाकथित भ्रष्टों को अपने दल में शामिल, लेकिन इस पर तो विचार करने की कांग्रेस को भी जरूरत है ना कि छोड़-छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कह नहीं रहा मैडम, मैं तो मैडम कह ये भी मान रहे हैं कि इनकी दुकान में सब भ्रष्ट हैं। ये भी मान रहे हैं कि इनकी नफरत की दुकान में सारे भ्रष्ट ही भरे पड़े हैं। इनके यहाँ से कोई चला जाए, इनके यहाँ से कोई चला जाए तो उसको ये सबको भ्रष्ट घोषित कर देते हैं। आपकी कथनी करनी तमीज। चलिए ठीक है सर, क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा, माफी के साथ आप सभी को रोक रही हूँ। अगर किसी को मैंने कम समय दिया तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक आ गए हैं और ऐसे में जैसा कि हमने बताया, हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है और इन दावों के बीच में तैयारियां भी तेज कर रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में और क्या कुछ हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।